जीजा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि घर मत जाइए। पीलिया टाइफाइड बुखार इतने जल्दी थोड़ी ही ठीक हो जाता है। खाना भी नहीं खाया जा रहा है। आपको बहुत कमजोरी आ गई है। रिंकू अपने जीजा दिनेश की सेहत की फिक्र करते हुए बोल रहा था। बीच में ही उसके जीजा दिनेश बोल पड़े, अबे साले, गांव की हवा लगेगी, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। बहन की विदाई में भैया अकेले परेशान होंगे। घर तो जाना होगा। फिर इतना कमज़ोर थोड़े ही हूँ। बीच में ही दिनेश की घरवाली भी सामान सहेजती हुई बोली, अच्छा जी, अपने दीदी की ओढ़निया की हवा ज़्यादा दिन तक मत लेते रहना। जल्दी आने की कोशिश करना। मैं अकेले सत्यम शिवम खुशी को लेकर परेशान हो जाऊंगी। इन सबका मारनी स्कूल चल रहा है। अरे रे रे, मेरे बच्चे कुकुर पिल्ले थोड़े ही हैं, गली में खो जाएंगे। ये शेर के बच्चे हैं। बच्चों को गोद में लेकर पुचकारते हुए दिनेश बोले। फिर अपनी पत्नी से बोले, बच्चों के स्कूल की फीस और मकान का किराया अभी नहीं दिया हूँ, घर से आने के बाद दूंगा। तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो ना दाढ़ी भाई से मांग लेना, मैं उनसे बोल दिया हूँ। और जो 20,000 रुपया चुपके से कर्ज लिए थे, पत्नी से जिक्र नहीं किया। दिनेश प्लेटफॉर्म पर अपना बैग कंबल लेकर खड़ा था। गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की भीड़ थी। 2-3 यात्री दिनेश से बोले, का हो भैया, कहाँ जाए के है? भाषा बोल सुनकर समझ गए कि सब अपने गांव देश से हैं। वह स्वयं आगे बोलता गया, हमके अकबरपुर तक जाए के है। उसी बीच उसका एक साथी बोल पड़ा, अरे मर्दे, नागलोई सुल्तानपुरी मंगोलपुरी आनंद पर्वत में सब अपने ओर के भरल हुए। दिनेश को अपनों के बीच इस सफ़र में सहारा महसूस हुआ। अपनों की ही भाषा में बोले, अरे भैया, हमहू के अकबरपुर में उतरे के है। तो हने लोगन त माई बाप हुआ, राही में का सहारा हुआ। पूरा आपस में घुलते मिलते से दिखने लगे। वास्तविक जीवन से भी दिनेश एक दिलदार व्यक्ति हैं। लोगों की मदद करना अपनी ईमानदारी कर्मठी स्वभाव के नाते इनका हर जगह हर क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस था। सब मित्रों ने साथ में ही चाय नमकीन भी ली। फिर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन प्लेटफार्म से चल पड़ी। ट्रेन में बैठने पर दिनेश को ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इन्होंने मन ही मन में सोचा, टाइफाइड में चाय नुकसान करती है। डॉक्टर ने भी तो मना किया था, लेकिन दोस्ती में तो एक आध घूंट चाय बनती ही है। उनकी तबीयत देखकर एक मित्र ने आत्मीयता दिखाते हुए बोला, भैया, मोबाइल हमें दे दो, नहीं तो कोई ले लेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दिनेश ने बोलना चाहा, लेकिन बोल नहीं निकल पा रहा था। फिर भी फंसती हुई जुबान से बोले, नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल जेब के अंदर है। यह हालत देखकर दूसरा मित्र दिनेश का बड़ा बैग उठाकर शिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ा और बैग लेकर खिड़की से उतर गया। इधर उधर देखा तो सभी मित्र गायब थे। सभी माजरा समझते हुए भी दिनेश न तो कुछ बोल पा रहे थे, न तो उठ पा रहे थे। पर थोड़ा सा होश था, आंखें खुली थी, लेकिन बेजान मूर्छित सी अवस्था थी। कुछ भी होश नहीं रहा। ट्रेन रफ्तार पर थी। ट्रेन लखनऊ पहुंच चुकी थी। प्लेटफार्म पर यात्रियों की चहल पहल थी। दिनेश की भी नींद टूटी। थोड़ा होश आया। शरीर काबू में नहीं था कि हाथ मुंह धो सकूं। गले में जैसे कांटा चुभ रहा था। किसी तरह उठकर बैठे थे। सामने वाली सीट पर बैठे यात्रियों में से किसी ने बोला, अरे भाई, सफर में क्यों इतना लगा लेते हो? अपने तन मन की सुधि ही नहीं रहती है। दिनेश ने ये बात सुनी तो उनकी बदन में आग लग गई, लेकिन उनकी जुबान एक दारूबाज की तरह ही लड़खड़ा रही थी। फिर रो रो कर दहाड़ने लगे, मैं तुम्हें बेवड़ा लगता हूँ? उन छालों ने मुझे अपना बना के लूट लिया। मैं दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब, किसी पर विश्वास मत करो। तुम लोगों को दारूबाज लगता हूँ। सबकी चुप्पी सध गई। है कोई मर्द जो मेरी मदद करे? बड़े पैसे वाले बनते हो, लाओ निकालो पैसा। जो मन में आ रहा था बक रहे थे। उठने की कोशिश करते, फिर गिर जाते, फिर माथा पकड़ कर जोर जोर से रोने लगते। एक सीट पर बैठी दो महिलाओं में से एक महिला फुसफुसाई, लगता है ये आदमी जहर खुरानी का शिकार है। पता नहीं कहाँ जाना है, कब का खाया पिया है। वह रहमदिली दिखाते हुए कुछ मूंगफली और
दो केले आगे बढ़ाते हुए बड़े प्यार से बोली, भैया ये लोग कुछ खा लो। लेकिन दिनेश तेजी से डांट लगाते हुए बोले, चल हट, बड़ी रहम दिखाने चले है, मैं भूखा भिखारी थोड़े ही हूँ। डिब्बे में सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ बोलने समझने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दिनेश ने बोला, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं तो लुट गया। फिर भौंकार छोड़कर रोने लगे, जैसे उस अनजान महिला की भावना में अपनापन पा गए थे। उधर डरने सामने के बावजूद भी उन महिलाओं की आंखें डबडबा गई थी। ट्रेन अकबरपुर स्टेशन पर रुकी थी। अपने आप को संभालते हुए दिनेश उतरा। उसकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। किसी तरह स्विच ऑन हुई। दिनेश ने पता नहीं किस नंबर पर डायल कर दी। दिमाग नहीं काम कर रहा था। फ़ोन उठने पर सिर्फ बोल पाए थे, मैं अकबरपुर से घर जा रहा हूँ। फिर फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। शाम 5 बज रहा था। दिनेश के बड़े भाई के मोबाइल पर कॉल आया। वह मुंबई से उसके फूफा के लड़के का था। दिनेश भैया का फ़ोन आया था, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अकबरपुर से चल चुके हैं तो जहांगीरगंज 6 बजे तक आ ही जाएंगे। लगता है वे संकट में हैं। उनकी मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई है। बड़े भाई ने भी दिनेश के मोबाइल पर ट्राई की, जो स्विच ऑफ ही था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उनके सोचते चहलकदमी के बीच एक कॉल आया, जो नया नंबर था। भैया मैं जहांगीरगंज पहुंचने वाला हूं। लड़खड़ाती आवाज़ ही थी। समझते देर न लगी। आगे की हाल चाल कुछ नहीं। बड़े भाई ने तुरंत बाइक उठाया चल दिया। जहांगीरगंज बस स्टॉप पहुंचकर बड़ा भाई इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कहीं पता नहीं था। इधर फ़ोन बजने लगा। दिनेश की घरवाली का फ़ोन था। भैया वो घर पहुँचे कि नहीं? उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ है। बीच में ही भाई ने बोला, हाँ हाँ अभी आने वाले हैं। इंतजार के बाद बड़े भाई ने उसी नंबर पर फ़ोन किया। अभी कहाँ हो? अरे भैया मैं उनको 20 मिनट पहले ही बावली चौक पर छोड़ दिया हूँ। मेरी टैक्सी आगे नहीं जा सकती है। मैं उन्हें अकबरपुर से ही बिठा कर लाया हूँ। तभी तो आप लोगों को कृष्ण भगवान जैसे सारथी का नाम दिया गया है। राही दिन दुखियों को सबसे ज़्यादा काम आते हो। बड़े भाई खूब दिल से धन्यवाद देते हुए फ़ोन काट दिए। बड़े भाई ने सोचा आगे बढ़कर देख लूं। बाइक पर बैठने ही वाला था कि फूफा का फ़ोन आ गया। बाबू दिनेश घर पहुँचे कि नहीं? लेकिन इधर बड़े भाई को दिनेश आता हुआ दिख चुका था। पहले की तरह दिल्ली से कमाकर आने वाला दिनेश वह दिनेश नहीं था। ना कोई बड़ा बैग था, ना अटैची थी, ना तो शौकियाता जवां चेहरा था, बल्कि डगमगाते हुए अपने आप को बहुत संभालते हुए आ रहा था। हाथ में सब्जी बनाने वाला पलटा था, जो दिखावे में ज़मीन पर पटकते हुए आ रहे थे, लेकिन डगमगाने पर वह सहारा भी बन जा रहा था। इधर फूफा फ़ोन पर क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं। अपने फ़ोन को कान पर चिपका कर संशय अचंभित मूर्तिमान खड़ा था। भैया मैं लुट गया, कहकर दिनेश बड़े भाई के आगे मिलना झुकना चाहा, लेकिन लड़खड़ाने लगा। बड़े भाई के हाथ से मोबाइल छूट गई। वो अपने भाई को बाहों में भरकर सीने से कस लिया। मन तो चाहा वह भाई को पाकर खूब चिल्ला कर रो ले, लेकिन भाव मन को जैसे अंतर्मन ने समझाया, अधीर ना हो, धीरज धर। फिर बड़े भाई ने ढाढ़स बंधाते हुए बोला, जाने दे, तो मुझे सही सलामत मिल गया। फिर फपक पड़ा। संभालते हुए बाइक पर बिठाकर घर लाया। घर आने पर माँ ने हालत देखी तो रोने चिल्लाने लगी। बड़े भाई ने जोर से डांट कर चुप कराया। दिनेश चारपाई पर बैठा पानी पिया, फिर लेट गया। बहन भाई की जूता मोजा उतारने लगी। दिनेश दर्द भरी आवाज में बोला, जिंदगी में मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ था। पैसा कौड़ी सर सामान एक नहीं छोड़े। फिर फपक कर बोले, बहनी के विदाई का सारा सामान लिया था। सुनकर बहन का कलेजा फट गया। वह मुंह बंद कर रखी थी, लेकिन आंसू की धारा भाई के पैर धो रहे थे। भाभी दिनेश के बालों को साफ कर रही थी, तो फिर दिनेश ने बोला, भाभी के लिए बहुत महंगी लहरदार साड़ी भी खरीदी थी।
भाभी रुआसी डांटती हुई बोली, अच्छा चुप रहिए, ले जाने दो उन हरामियों को। जितना ही याद करोगे उतना ही टेंशन बढ़ेगा। सबकी आंखें भर आई थी। बीच में ही एक पड़ोसन बोली, अरे बहनी, 4 दिन पहले मेरे नैहर में एक भतीजा बम्बई से निकला था घर आने के लिए, कलकत्ता में जाके मिला। यह सब दुनिया का दर्द सुनकर जैसे घर में लोगों का दर्द कम होने लगा। दिनेश सफर का थका हारा, कुछ अभी नशा सा, अपने घर अपनों के बीच थका मिटाने गहरी नींद में चला गया। माँ सारा काम छोड़कर अपने लाडले की सेहत के लिए गन्ने का जूस, फल फूल, गाजर मूली जुटाने में जुट गई। सभी काम में जुट गए।